हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ दीपिका। आई विल टीच यू केमिस्ट्री। आज हम स्टार्ट करें अपना पहला टॉपिक, दैट इज स्टेट्स ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्थाएं। ठीक है, ये सब आपने 9th-10th बेसिस पे पढ़ा हुआ है, बट हमारी क्लास का लेवल थोड़ा हाई रहेगा। दैट हाउ क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन योर +2 लेवल एंड CGL लेवल। ठीक है, और भी गवर्नमेंट एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं, तो वो हम साथ साथ करते रहेंगे। तो नोट्स बनाओ, रिटर्न में राइट डाउन फर्स्ट स्टेट्स ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्थाएं के बारे में हम बात करेंगे। तो पहले देखते हैं कि मैटर है क्या। तो मैटर स्टूडेंट होता है एनीथिंग जिसका मास हो, वॉल्यूम हो, वॉल्यूम मतलब घनत्व, ठीक है, और जिसमें आप बोल सकते हो कि जिसकी एक कोई डेंसिटी हो। राइट डाउन एनीथिंग, ऐसा कुछ भी जिसका मास है, ऑक्यूपाई स्पेस, जगह घेरता है, एंड हैव डेंसिटी, उसको स्टूडेंट हम बोलते हैं मैटर। मैटर आपके छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ होता है, छोटे छोटे कण से बना हुआ होता है। तो अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे मैटर हमारा होता है सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये तो 3 मेन स्टेट है हमारी। सॉलिड मतलब आपका हो गया जैसे ठोस, द्रव और गैस। 2 और स्टेट भी होती हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। प्लाज्मा होती है एंड एक हायर स्टेट होती है, तो वो इन्हीं का सब टाइप होती है। तो राइट डाउन 3 स्टेट होती है मैटर की, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है और गैस होता है। तो तीनों में स्टूडेंट डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है कि मैटर हमारा बना कैसे। सॉलिड में जिन पार्टिकल से ये बनता है, जिन छोटे छोटे कणों से ये बनता है, वो बहुत ज्यादा पास होते हैं। टिनी पार्टिकल्स आर वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर। बट लिक्विड के केस में आप देखते हो डेंसिटी कम होती है, ठीक है, घनत्व आप देखते हो उस केस में कम होता है, क्योंकि जिस पार्टिकल से, जिन कणों से बनता है, उनमें दूरी, उनमें डिस्टेंस कंपैरेटिवली बढ़ जाता है। लेकिन गैस के केस में तो वो डिस्टेंस, वो दूरी बहुत ज्यादा हो जाती है उन पार्टिकल्स के बीच में। जैसे आप देखते हो कि जब घर में खाना बनता है तो उसकी खुशबू दूर तक जाती है। तो जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर तक फैले हुए होते हैं, उनके बीच में अट्रैक्शन कम होती है। दिस इज इम्पोर्टेंट। तो राइट डाउन मेड अप ऑफ, बने हुए होते हैं टिनी पार्टिकल्स। मीडियम हमारा रहेगा बाइलिंगुअल। मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल, जैसे आपको समझ में आता है, हिंदी में लिखना है, इंग्लिश में लिखना है, इट्स अप टू यू, आप वैसे लिख सकते हो। मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल, इन दिस केस पार्टिकल्स आर, जिनसे सॉलिड बनता है, वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर। और पार्टिकल अगर एक दूसरे के बहुत पास आ जाएंगे तो जो हमारे पास स्टेट बनेगी वो बहुत ज्यादा स्टेबल होगी। बहुत पास आएंगे, बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो जो हमारे पास मैटर बना है सॉलिड, उसको ब्रेक करना हमारे लिए टफ होगा। बट इन लाइट डाउन लिक्विड के केस में ये भी टिनी पार्टिकल से बनता है, बट दे आर नाउ क्वाइट फार अवे, वो एक दूसरे से थोड़ा दूर होते हैं, तो स्टेट को हम बोलते हैं लिक्विड। और गैस में मैं डायग्राम्स बना देती हूँ। गैस में आप लिख लो, दे आर वेरी वेरी फार, बहुत दूर होते हैं, उनके बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं होता। जैसे ये सॉलिड है, एक गिवन वॉल्यूम के लिए मुझे बनाना है सपोज, तो आप देखो सॉलिड में जो पार्टिकल्स होंगे दे आर सो क्लोज टू ईच अदर, आप उनको ऐसे टच होते हुए दिखाओगे इन दिस वे। They are so close, but in liquid they are quite far away. कुछ टच कर रहे होते हैं, कुछ एक दूसरे को टचिंग नहीं होते, तो इनके बीच में हमारे पास स्पेसेस होते हैं, खाली जगह होती है। अगर बीच में स्पेस आ जाएगा तो अट्रैक्शन कम हो जाएगी। बट इन केस ऑफ गैस दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर, कि रूम के एक कोने में एक पार्टिकल है, दूसरे कोने में दूसरा पार्टिकल है, एक मिड में। ठीक है, तो ये डिस्टेंस, ये स्पेस और ज्यादा यहाँ पे बढ़ गया है, खाली जगह और यहाँ पे इंक्रीज हो गई है, बढ़ गई। सो दिस इज द केस ऑफ गैस। तो सॉलिड के केस में आप ये भी लिख सकते हो कि सॉलिड में जो आपकी शेप होती है, आकार, ये निश्चित होता है।
जब पार्टिकल बहुत ज्यादा पास आ गए हैं तो आप उनको डिस्टर्ब करना, उनको एक दूसरे से अलग करना, उनके आपस में जो बॉन्डिंग बनी है उसको ब्रेक करना हमारे लिए क्वाइट टफ है। तो आप बोल सकते हो कि इनसे जो शेप बनती है वो कैसी होती है, आकार मतलब डेफिनिट। वॉल्यूम भी फिक्स होगा इनका, शेप एंड वॉल्यूम इन दोनों में फिक्स होते हैं। राइट डाउन। नेक्स्ट में देखो वॉल्यूम तो फिक्स होता है, यहाँ पे लिक्विड में वॉल्यूम आपका फिक्स होगा, लेकिन जो शेप है वो फिक्स नहीं होती। जैसे पानी को आप किसी भी बर्तन में अलग से वेसल में कैरी करो तो आप देखोगे कि जहां भी आप उसको डालते हो उसी की शेप का बन जाता है, लेकिन सॉलिड ऐसा नहीं होता। सॉलिड को जहां भी आप रखोगे वो वैसा ही रहेगा जैसे पहले था। बट इन केस ऑफ लिक्विड हैव दैट टेंडेंसी टू चेंज द शेप। अगर आप उसको किसी अलग अलग वेसल में रख रहे हो तो जिस वेसल में रखोगे वैसी शेप आ जाएगी। तो ऐसे प्रैक्टिकल एग्जांपल से सोचो, आपको ध्यान रहेगा। तो यहां से आप देखोगे कि शेप बदल जाती है। लेकिन गैस के केस में ना तो वॉल्यूम डेफिनेट होता है ना शेप डेफिनेट होती है, क्योंकि गैस के पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं। उनको स्टडी करना हमारे लिए बहुत टफ है। तो इनके लिए क्या मेथड्स हैं तो वो हमने हायर क्लासेस में है, हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो ना तो इनमें वॉल्यूम डेफिनेट है और ना ही शेप डेफिनेट है। वॉल्यूम, शेप नॉट डेफिनेट, नॉट डेफिनेट। तो सॉलिड में दोनों डेफिनेट है, दोनों पहले से निश्चित है। लेकिन लिक्विड में आपने देखा शेप उसका वॉल्यूम फिक्स है, लेकिन शेप जिस वेसल में डालोगे वहां फिक्स हो जाएगी, मीन्स इट चेंजेस। बट इन गैस केस बोथ आर नॉट डेफिनेट। राइट डाउन। फोर्थ स्टेट देखो, फोर्थ स्टेट हमारी होती है प्लाज्मा स्टेट। प्लाज्मा में स्टूडेंट बहुत ज्यादा एनर्जेटिक पार्टिकल्स हमारे पास होते हैं, जैसे कि आपका बल्ब हो गया, फ्लोरोसेंट कोई भी लिख लो। फोर्थ इज प्लाज्मा स्टेट। इन दिस स्टेट particles are present, particles are present in highly ionized state. Particles are present in highly ionized state. तो इनके पास सुपर एनर्जेटिक कंडीशन होती है, in which they have super energetic condition. Examples: fluorescent bulbs. They're so shiny, इतना ज्यादा उनमें एनर्जेटिक कंडीशंस आपकी होती है। तो ये थी हमारी फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। नेक्स्ट इज फिफ्थ स्टेट, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन। तो देखो कंडेंसेशन का क्या मतलब होता है वो इसके जस्ट बाद में बताऊंगी, इसके लिए क्या प्रोसीजर होते हैं। तो ये हमारी पांचवी स्टेट होती है, इसमें आप कूलिंग करती हो गैस की एट लो टेम्परेचर। कूलिंग ऑफ गैस एट लो टेम्परेचर, इसको ध्यान से समझो कि यहाँ पे पहले कोई और स्टेट प्रेजेंट थी, अब कोई और स्टेट प्रेजेंट है हमारे पास। हमने स्टेट को बदला है, हम गैस से लिक्विड की तरफ मूव करेंगे। अब कोई गैस के पार्टिकल्स है, गैस के पार्टिकल आपको पता है बहुत दूर दूर होंगे, लेकिन लिक्विड की तरफ मूव करना है। तो पहला स्टेप तो आप समझ गए कि हमें पार्टिकल को पास लाना है। ठीक है, गैस के पार्टिकल बहुत दूर है, लिक्विड में आएंगे मतलब क्या कि उन्हें अट्रैक्शन बढ़ना चाहिए, उनके पार्टिकल्स और ज्यादा क्लोज होने चाहिए। तो गैस से लिक्विड की तरफ लाने के आपके पास दो तरीके होते हैं, दूसरा भी मैं जस्ट समझा रही हूँ आपको। दो तरीके होते हैं, पहला तो कि टेम्परेचर को कम कर दो, टेम्परेचर कम करो, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाओगे हीट बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी, पार्टिकल और दूर भाग जाएंगे, लेकिन आपको उनको पास लाना है। तो गिवन टेम्परेचर से आपको टेम्परेचर कम करना होगा, आपको फ्रीजिंग की तरफ जाना होगा, ताकि पार्टिकल धीरे 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 पास आए, लिक्विड की तरफ आए। दूसरी बात, प्रेशर बनाना होगा।
मतलब गैस के पार्टिकल जो बहुत दूर है, अगर आप इन पे ऐसे प्रेशर लगाओ तो वो एक दूसरे के स्टूडेंट पास आएंगे, और जैसे ही पास आएंगे गैस से बदल जाएगा लिक्विड, लिक्विड स्टेट हमारे पास बन जाएगी। तो दूसरी भी लिख लो कि टेम्परेचर तो कम होना ही चाहिए, उनका प्रेशर भी कम होना चाहिए, प्रेशर लो। प्रेशर के रिगार्डिंग एक बार क्वेश्चन पूछा गया है। लो टेम्परेचर प्रेशर हाई होगा ना, प्रेशर आपको ज्यादा लगाना पड़ेगा। लो प्रेशर तो जब करोगे जब जस्ट अपोजिट हो जाएगा, लिक्विड से गैस जाओगे। अभी कूलिंग कर रहे हैं गैस की, तो टेम्परेचर आपको कम करना होगा और प्रेशर गैस पे ज्यादा लगाना होगा, क्योंकि गैस से लिक्विड आ रहे हो, तो प्रेशर शुड बी हाई। नेक्स्ट, अब स्टेट्स को आपस में चेंज करना है। सॉलिड से लिक्विड आओगे, लिक्विड से गैस और गैस से सॉलिड। तो इसके लिए आप एक डायग्राम बना लो कि स्टेट्स को कैसे चेंज करते हैं। देखो, यहां से कई बार क्वेश्चन पूछा था, बहुत आसान क्वेश्चन है। एक बार अगर आपने लेक्चर ध्यान से देख लिया, मोर देन इनफ है, और कोई आपको बुक पढ़ने की नीड ही नहीं है। साइंस के लिए, केमिस्ट्री के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, हम पहले ही थोड़ा डीप में जाके इसको स्टडी करेंगे। तो सॉलिड से लिक्विड कैसे जाते हैं, या लिक्विड से सॉलिड कैसे जाते हैं, लिक्विड से गैस में जाने का तरीका और गैस से लिक्विड में जाने का, गैस टू सॉलिड जाना और सॉलिड टू गैस जाना, सब पॉसिबल है हमारे पास, सब पॉसिबल है। सॉलिड से लिक्विड कैसे जाएंगे स्टूडेंट, सॉलिड से लिक्विड, सॉलिड के पार्टिकल बहुत पास, लिक्विड में जाना है, पार्टिकल्स को क्वाइट दूर करना है। लेकिन सॉलिड से लिक्विड जाते हो तो उसको बोलते हैं मेल्टिंग, उसको बोलते हैं मेल्टिंग। राइट डाउन, दिस इज मेल्टिंग। मेल्टिंग का मतलब समझते हो, दिस इज गलना। सॉलिड से लिक्विड जाने का मेथड। लिक्विड से सॉलिड करेंगे, जैसे कि आप घर में आइसिंग करते हो, तो आप फ्रिज में रखते हो वाटर, मिलता है आपको आइस, तो दोनों पानी की फॉर्म है, लेकिन स्टेट बदल गई। तो एक ही कंपाउंड के अंदर भी अलग अलग स्टेट हो सकती है। पानी वेपर भी हो सकता है, पानी लिक्विड भी हो सकता है, और पानी आपका सॉलिड तो हो ही सकता है, आइसिंग होती है। तो जब लिक्विड से सॉलिड जाओगे तो इसको बोलते हैं फ्रीजिंग। जमना। लिक्विड टू गैस, लिक्विड से गैस कैसे जाते हैं ये सब आप जानते हो। जब आप कुछ भी ईटिंग कर रहे हो या कुछ भी खाना बना रहे होते, घर में चाय बना रहे होते हो, तो लिक्विड से गैस वेपर फॉर्म में चेंज होना, तो इसको बोलते हैं स्टूडेंट, दिस अबव वन, लिक्विड टू गैस, दिस इज वेपोराइजेशन। वाष्पीकरण। एंड गैस टू लिक्विड आपका होता है कंडेंसेशन। कोई एग्जांपल दोगे मुझे गैस टू लिक्विड का? जैसे बादल बनना, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन होते हैं, जैसे कंडेंसेशन को बोलते हैं संघनन, जैसे क्लाउड फॉर्मेशन। गैस से लिक्विड बनता है ना, दिस इज क्लाउड फॉर्मेशन, बादल बनना। सॉलिड से गैस होता है सब्लिमेशन, सीधा बिना लिक्विड में जाए हुए सीधा गैस बन जाना, सॉलिड टू गैस, दिस इज सब्लिमेशन। लिक्विड में आए बिना डायरेक्ट गैस बन जाना। कोई एग्जांपल जानते हो इसका? जैसे कि आप कपूर की गोली रखते हो, ठीक है, कपड़ों को बचाने के लिए, या कई बार गेहूं में डाल दिया जाता है कि वो खराब ना हो, कि उसके अंदर फर्दर बैक्टीरिया या कोई भी ऐसा एक्स्ट्रा पार्टिकल जनरेट ना हो खुद से, तो यूज दैट। तो आप देखते हो कि आफ्टर 2-3 महीने के बाद वो खत्म हो जाती है। तो कहाँ गई वो सारी गैस में बन गई। जो आपका वो कंपाउंड है दैट गिवन हैज सब्लाइम्ड, वो सॉलिड से गैस में बन जाता है। ये सब आपने पहले देखा हुआ है। इसको बोलते हैं उद्रपातन। कपूर, अब गैस से सॉलिड बनना, इसको भी सब्लिमेशन बोलते हैं। कुछ बुक्स
उसमें इसको लिखा जाता है रिवर्स सब्लिमेशन, उल्टा हो रहा है। गैस से सॉलिड सब्लिमेशन, रिवर्स सब्लिमेशन, और सॉलिड से गैस आपका होता है सब्लिमेशन। इसे उद्रपातन, उत्कर्मण। जस्ट अपोजिट। लिख लो अलग से। तो सॉलिड से लिक्विड होता है मेल्टिंग, गलना, ध्यान रखना। और लिक्विड से सॉलिड कब जाएंगे? जब फ्रीजिंग करेंगे, मतलब टेम्परेचर को अब हम कम करेंगे। लिक्विड से गैस जाने का तरीका होता है वेपराइजेशन, और गैस से लिक्विड जाने का होता है कंडेंसेशन। गैस, लिक्विड से गैस जाएंगे वाष्पीकरण से, और गैस से लिक्विड हम जाएंगे संघनन से। ठीक है, पार्टिकल्स क्लोज आ जाएंगे। गैस टू सॉलिड जाओ या सॉलिड टू गैस जाओ, बोथ आर सब्लिमेशन, दोनों सब्लिमेशन होते हैं, उद्रपातन होते हैं। बस इसको इसका रिवर्स हो जाता है। एग्जाम्पल जस्ट मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल। अब मेटल स्टूडेंट हमारे पास कई तरह का हो सकता है कि वो किसी का मिक्सचर हो। मिक्सचर एग्जाम्पल देखो, ग्राफ में आप प्लॉट कर लो। तो ग्राफ फॉर्म में आपको ध्यान रखना, बिल्कुल छोटी छोटी टर्म है, लेकिन ग्राफ फॉर्म में आप उनको टिप्स पे करो। मेटल, दो तरह का होता है। किन्हीं दो का मिक्सचर भी हो सकता है या प्योर भी हो सकता है। मिक्सचर, मिश्रण। प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस आपका होता है शुद्ध पदार्थ, किसी के मिश्रण से ना बना हो, जैसे है एज सच ही हमें मिल जाए। मिश्रण पे भी डिपेंड करता है कि वो एक ही तरह का मिश्रण है या अलग अलग तरह के पार्टिकल से बना हुआ है। एक होगा आपके पास होमोजीनियस, सेकंड आपके पास होता है हिट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिश्रण होता है समांगी, अलग तरह का विषमांगी। समझाती हूँ, पहले आप इसको पूरा ऐसे प्लॉट करो। प्योर सब्सटेंस स्टूडेंट दो तरह का होता है, एक एलिमेंट होता है, दूसरा कंपाउंड होता है। एलिमेंट, सेकंड हमारे पास होता है कंपाउंड। एलिमेंट आपका होता है, ये सिंगल ही होता है, तत्व, एंड दिस इज कॉम्बिनेशन, यौगिक। एलिमेंट आपका होता है मेटल, धातु, नॉन मेटल, अधातु, और मेटेलॉइड। मेटेलॉइड होते हैं इन दोनों को मिला के, जो धातु और अधातु का हमारा मिश्रण हो, इसका नाम होता है उपधातु। उपधातु। यौगिक आपको दो तरह का होता है, एक वो जो कार्बन से बना हो ऑर्गेनिक, या जो कार्बन से ना बना हो इनऑर्गेनिक। तो इसके दो टाइप आप बना लो, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। कंपाउंड, ऑर्गेनिक जिसमें कार्बन हो, कार्बनिक, ये बहुत डिटेल में है। दिस इज इनऑर्गेनिक। सेकेंड वन इनऑर्गेनिक, अकार्बनिक, जिसमें कार्बन ना हो, मैक्सिमम अमाउंट में ना, कार्बनिक, अकार्बनिक। देखो अलग क्या है इसमें, मैटर आपने देखा दो तरह का होता है, एक तो मिक्सचर होता है, दूसरा प्योर प्रेजेंट हो। तो मिक्सचर कैसे बनता है? मिक्सचर बनाने के दो मेथड होते हैं।
होमोजीनियस, हिट्रोजीनियस। होमोजीनियस मतलब एक ही तरह के कण उसमें बार बार आपने मिलाए हुए हैं, तो दिस इज योर समांगी, एक तरह की। हिट्रोजीनियस होता है दो या दो से अलग तरीके के आपने कणों को मिलाया है, फिर आपका जाके विषमांगी मिला है। तो इम्पोर्टेंट है ये पार्ट आपका, एलिमेंट एंड कंपाउंड। तो प्योर सब्सटेंस भी कई तरह का होता है, एलिमेंट होता है और कंपाउंड होता है, इनके फर्दर सब टाइप है। एलिमेंट तत्व है, एलिमेंट और अब कंपाउंड में क्या चेंजेस है, क्योंकि दोनों ही प्योर है तो फिर अलग कैसे हो सकते हैं। तो इसका हम जो डिफरेंस करेंगे वो एक केमिकल रिएक्शन पे करेंगे कि एलिमेंट के पार्टिकल्स को, एलिमेंट जिनसे बना हुआ है उनको आप किसी भी केमिकल रिएक्शन से, रासायनिक क्रिया से अलग नहीं कर सकते, कंपाउंड में कर सकते। ठीक है, कंपाउंड में आप सबको जिन जिन से बना हुआ है सबको अलग कर दोगे, ठीक है, लेकिन एलिमेंट में आप नहीं कर सकते। एग्जाम्पल जैसे हो गया आपके पास कॉपर या नाइट्रोजन या ऑक्सीजन, डाइऑक्सीजन, तो आप इनको NNOO ऐसे अलग नहीं कर सकते, N2O2 ही रहेगा। तो ये होता है हमारा एलिमेंट। कंपाउंड में हमने देखा कि इसको मैं बिल्कुल बहुत डिटेल में कराऊंगी अराउंड 10 पॉइंट्स में, जस्ट इसके बाद इन सबको अलग से। कंपाउंड हमारा स्टूडेंट दो तरह का होता है, एक जिसमें कार्बन हो और एक जिसमें कार्बन ना हो। कार्बन और इसमें कार्बन नहीं। नोट डाउन। तो ये चार्ट आपको बनाना है, इससे आपको सब टाइप्स और एग्जाम्पल जस्ट हम कर रहे हैं, ध्यान रखिए। अब पॉइंट्स में नोट करेंगे डिफरेंसेस हम मेटल और नॉन मेटल के बीच में, कि जस्ट देख के कैसे पहचानेंगे, क्योंकि जैसे हमारे पास पूरी पीरियोडिक टेबल आई तो ऐसा नहीं है कि वो एक ही बारे में मिल गई थी, बहुत सारे उस पर एक्सपेरिमेंट हुए, ट्रायड आए, न्यूलैंड लॉ आए, तो ये सब हायर क्लासेस की बातें हैं, फिर हमें पीरियोडिक टेबल मिली। ठीक है, तो अब जो वो हमें हमारे पास है पहले, अब तो ठीक है हम उनकी काफी प्रॉपर्टीज जानते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में हिस्ट्री भी है कि हिस्ट्री ये सब आया कहाँ से। तो स्टेट्स ऑफ मैटर का एक बहुत ही अच्छा पार्ट है, मेटल नॉन मेटल, धातु और अधातु में डिफरेंस, कि पहले कैसे पहचाना जाता था किसी को भी देख के कि ये धातु होगी या अधातु होगी, और धातु होगी तो उसको कैसे हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, और नॉन मेटल को हम कैसे डेली लाइफ में यूज करते हैं। सो नोट लिखो, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अधातु, पहली बात तो स्टूडेंट आपको 1 से 30 तक एटॉमिक नंबर टिप्स पे होनी चाहिए। कहां से कहां बोला मैंने, 1 से 30 तक कर लोगे आप यार। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कुछ एग्जांपल मैं आपको करा के दिखा देती हूँ। जैसे अब ये मेटल का पार्ट नहीं है, देखो, जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ठीक है, तो देखो जैसे ये हमारा होता है न्यूक्लियस, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट ही हमारा है कि हम कैसे पहचानेंगे। सपोज आप एग्जाम में भूल गए तो, लेकिन अगर आपको बेसिक क्लियर है तो आप अपने आप आंसर निकाल दोगे कि ये मेटल होगा या ये हमारा नॉन मेटल होगा। देखो पहला तरीका क्या है, जैसे ये हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की सराउंडिंग में शेल्स होती है। क्या होती है, शेल्स होती हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है। जो पहली शेल होती है वो काफी छोटी होती है, तो इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये जो मैंने ऐसे बनाया है ये हमारे हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो पहली शेल में स्टूडेंट, फर्स्ट शेल कैन अकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन्स, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। दूसरी शेल हमारी थोड़ी बड़ी होगी, ऐसे आएगी ना, ऐसे गोला कवर करते हुए, ऐसे पूरा है ये, वो मैंने बनाया नहीं, थर्ड भी ऐसे कंप्लीट जाएगा, फोर्थ भी ऐसे कंप्लीट जाएगा। सेकेंड शेल में स्टूडेंट हमारे आते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स,
थर्ड शेल में हमारे पास प्रेजेंट होते हैं फिर से 8 इलेक्ट्रॉन, और फोर्थ और फिफ्थ में हमारे पास रहेंगे 18 और 18 इलेक्ट्रॉन्स। एक बार इतना नोट करो, फिर सब एक एक करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारा एम है कि इतने इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास होने चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन, 8, 8, 18 या 18। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आपका विद इन मैक्सिमम अभी हाफ एन आवर का लेक्चर है, जिसमें हम मेटल या नॉन मेटल पे फोकस करेंगे। तो पहले बेस कि हम कैसे पहचानेंगे कि कोई भी कंपाउंड या मेटल हमारे पास गिवन है, तो हम कैसे पहचानेंगे कि वो पक्का मेटल ही या वो नॉन मेटल है, या वो दोनों की प्रॉपर्टी शो कर सकता है। तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज पे बताया जाता है। नोट कर लो, पहली शेल में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, तीसरी में 8, चौथी शेल में 18 और पांचवी में फिर से 18 इलेक्ट्रॉन। ये मैक्सिमम है। तो ये हमारा एम है, हमें इस नंबर को अचीव करना है। देखो हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1। जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही उसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और जितना एटॉमिक नंबर उतने उसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे। हमें इलेक्ट्रॉन्स को ही तो गणना था, तो अभी कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास? एक एटॉमिक नंबर है तो इलेक्ट्रॉन भी एक ही होगा। तो पहली शेल में 2 आ सकते हैं, लेकिन हमारे पास तो एक ही है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा। दूसरा है हीलियम, एटॉमिक नंबर कितना होगा यहाँ पे? 2। 10 तक मैं कराऊंगी, 11 से 20 तक आप घर पे करोगे ट्राई। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2। तो फर्स्ट शेल में कितने आ सकते हैं? 2। नेक्स्ट आपका है लिथियम, एटॉमिक नंबर 3, पहली शेल में कितने आ सकते हैं? 2। तो हमारे पास है 3, तो फर्स्ट शेल में 2 आएंगे कॉमा, ये पहली शेल है, ये दूसरी में कितने आएंगे? टोटल 3 है, 2 भरे गए, 1 रहता है। तो सेकेंड शेल में हमारा आएगा 1 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, फिर आएगा बेरिलियम। कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल? 4। पहली शेल में 2, दूसरी में भी 2। फिर बोरॉन, एटॉमिक नंबर 5, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 3 इलेक्ट्रॉन। कार्बन, पहली शेल में 2, दूसरी में 4, क्योंकि मैक्सिमम 8 आ सकते हैं, तो 8 तक हम भरते जाएंगे ऐसे। फिर नाइट्रोजन 2 और 5। अगला यहाँ पे लिख देती हूँ ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर देखो यहाँ लिखा जाता है ऐसे राइट में नीचे। ऑक्सीजन इधर 8, पहली शेल में 2, दूसरी में 6। इसके बाद हमारा आएगा फ्लोरीन, पहली शेल में 2, दूसरी में 7। फिर आएगा नियोन, एटॉमिक नंबर 10, पहली शेल में 2, दूसरी में 8। इसके बाद अगर बढ़े सोडियम 11, तो पहली शेल में 2, दूसरी में 8, 9 नहीं भरोगे, टोटल 8 ही आ सकते हैं। तीसरा इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा तीसरी शेल में। अब यहाँ पे भरोगे आप 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अगली में 18। तो हमारा सिलेबस मैक्सिमम 18 तक है, इससे बाद का क्वेश्चन नहीं आता। अगर इससे बाहर से क्वेश्चन आएगा तो एटॉमिक नंबर आपको गिवन होगा। 30 तक आप याद कर लो, 30 तक आता है जिंक तक, हाइड्रोजन से जिंक तक तो कोई नहीं बताएगा आपको, लेकिन जिंक से हायर आता है। कई बार मरकरी से क्वेश्चन आ जाता है, तो एटॉमिक नंबर उस केस में होता है 80। कभी गोल्ड का क्वेश्चन आ जाता है, कभी सिल्वर का क्वेश्चन आ जाता है। तो इतने हाई एटॉमिक नंबर्स को याद करने की नीड नहीं है, वो ब्रैकेट में या पेपर के आगे ही आपको गिवन होता है कि इसका एटॉमिक नंबर ऐसे। ठीक है, और कैसे पहचानोगे मेटल नॉन मेटल, वो तो जस्ट मैं आपको लिखवा ही रही हूँ। ये तो बेसिक सिनारियो है, जस्ट 30 तक इनसे ऐड करना है। उसके बाद जो जनरली पूछे जाते हैं वो मैं एग्जांपल के साथ कवर करती जाऊंगी, एक्सेप्शन केसेस में भी। तो हमारा एम था, हमें जो कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको जस्ट बताई थी, कॉन्फ़िगरेशन थी 2, 8, 8, 18, 18 और ऐसे 32, 32। हमें इसको अचीव करना है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं। तो हमें क्या चाहिए? स्टेबिलिटी। तो केमिस्ट्री को डेली लाइफ से लिंक करो। हर एलिमेंट क्या चाहता है? स्टेबिलिटी, खुद को स्टेबल करना। वो चाहेगा कि मेरे शेल में कंप्लीट इलेक्ट्रॉन हो, मुझे किसी से बात ना करनी पड़े। बात करेगा, अगला इसको इलेक्ट्रॉन दे ना दे तो प्रॉब्लम है ना। तो ये चाहेगा कि कुछ ऐसा हो जाए, या तो मैं एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को हटा दूं,
या अगर मैं अट्रैक्ट कर सकता हूं तो मैं अट्रैक्ट करने के लिए कोशिश करूं। तो ये हम भी सब यही चाहते हैं, आप भी यही चाहते हो, इसलिए आप पढ़ रहे हो। तो केमिस्ट्री में एलिमेंट्स भी यही चाहते हैं कि अपने आप को स्टेबल करना। अब वो कैसे स्टेबल करने की, वो हमारा टॉपिक है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, या तो एक को लूज कर दिया जाए, एक को लूज कर दिया जाए तो साइन आ जाएगा पॉजिटिव। प्लस का मतलब केमिस्ट्री में होता है इलेक्ट्रॉन का लॉस। प्लस का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस, इलेक्ट्रॉन को हटा दिया। लिख लो आपको, प्लस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का लॉस। प्लस कितना, 1। कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, 1। और क्या हो सकता है, या ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले तो -1, कि जितने पहले थे उसमें एक का और गेन हो। माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन का गेन, प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस। लिख लो, इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है। प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन को हटाना, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन को जोड़ना। माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन का गेन, जोड़ना। तो ये बनेगा, इसको बोलते हैं हाइड्राइड आयन। हिंदी में भी यही बोलते हैं, दिस इज हाइड्राइड आयन, दिस इज हाइड्रोजन आयन। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया जाए तो प्रॉब्लम खत्म, 0। किसी से कोई बात ही नहीं करनी कि मेरे पास कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, ना मुझे लेना ना देना। अगर H नेगेटिव आ जाए तो मतलब उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, पहले कितने थे, 1। एक बाहर से आ गया, कितने हो गए, 2। एक पहले था, एक बाहर से आ गया, कितने हो गए, 2। मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2। तो ये स्टेबल हो गया। तो स्टेबल करने का तरीका आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन का लॉस भी कर सकता है, इलेक्ट्रॉन का गेन भी कर सकता है। हीलियम में बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2। पहली शेल में आते कितने, मैक्सिमम 2। तो ना तो इलेक्ट्रॉन का गेन करना होगा अब आपको, और ना ही इलेक्ट्रॉन का लॉस करना होगा। हीलियम है आपका स्टेबल, वो पहले ही स्टेबल है। इन केस ऑफ लिथियम ध्यान दो, इस शेल में सबसे बाहर वाली शेल को देखना है, अंदर वाली शेल को नहीं देखना, क्योंकि जैसे हमने ये बनाया था न्यूक्लियस, ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स थे, ये हमारे आउटर इलेक्ट्रॉन्स थे। तो जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है वो तो पहले ही न्यूक्लियस के अट्रैक्शन में है, तो इनको टच नहीं कर सकते। जो सबसे बाहर के इलेक्ट्रॉन है सिर्फ उन्हीं को देख के आपको जज करना है। ध्यान से समझना, इससे मेटल या नॉन मेटल पता चलेगा। मेटल वो जो इलेक्ट्रॉन को लूज करे, नॉन मेटल वो जो इलेक्ट्रॉन को गेन करे। कितना सिंपल है, वो आप अब बता दोगे, आपको कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गई है। यहाँ पे बताओ, जो बाहर वाली शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8। इसके पास कितने हैं, 1। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को दे दे या 7 का गेन करे। 7 इलेक्ट्रॉन इसको कोई नहीं देगा, जिससे यहाँ पे 8 आ जाए। इसका एम है ऐसी कॉन्फ़िगरेशन पाना। पहली शेल में 2, ओके, दूसरी में कितना होने चाहिए, 8। इसके पास कितना है, 1, बहुत कम है। 7 की कमी जो डेफिशिएंसी है उसको ओवरकम नहीं किया जा सकता, तो इस 1 इलेक्ट्रॉन को हटाया जाएगा। इसको 1 हटाने पे ये वाली शेल कैसी हो जाएगी, कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगी, स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो लिथियम में से कितने इलेक्ट्रॉन को हटाऊं, 1 को, +1। तो लिथियम में से इलेक्ट्रॉन को हटाया है, और जो इलेक्ट्रॉन को लूज करे वो क्या होता है, हमारा मेटल। समझ में आया कैसे आप मेटल या नॉन मेटल बताते हो। अभी हायर करो। बट अबाउट इन केस ऑफ बेरिलियम, कितने इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, 2। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, लास्ट वाली शेल, सबसे लास्ट की जो शेल होती है उसको देखो, ये है शेल लास्ट वाली, 2 है। कितने होने चाहिए, 8। कितना डिफरेंस आ रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस, बहुत ज्यादा है। 6 इलेक्ट्रॉन कोई नहीं देगा इसको, मैक्सिमम 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाता है या 2 मिल जाते हैं कहीं से, 6 नहीं मिलते। तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को हटाया जाना चाहिए, ताकि जो अंदर वाली शेल है वो कैसी हो जाए, कंप्लीटली फिल्ड, क्योंकि 2 आ सकते हैं, 2 ही रह जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगी, स्टेबल। तो बेरिलियम में भी कितने इलेक्ट्रॉन को हटाया जाएगा, 2 को, तो चार्ज आ जाएगा +2। प्लस मतलब लॉस, और जो इलेक्ट्रॉन का लॉस करे वो मेरे लिए क्या है, मेटल। तो ये भी क्या है, एक मेटल। नेक्स्ट देखो, फिर से यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन को हटाएंगे, +3, और जैसे इलेक्ट्रॉन को हटाएंगे वो भी हमारे लिए होगा मेटल। इन केस ऑफ कार्बन क्या होगा, कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। कितने होने चाहिए, 8। या तो 4 को हटाऊं या 4 का गेन करूं। बात तो 4 ही आ रही है, 4 का ही डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस ऑफ नंबर 4। तो स्टूडेंट ये नॉन मेटल होगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना पसंद करेगा। जो इलेक्ट्रॉन को गेन करे
वो आपका होता है नॉन मेटल। इन केस ऑफ दिस कितने इलेक्ट्रॉन लास्ट में? 5। कितने होने चाहिए? 8। तो मैं 5 इलेक्ट्रॉन को भी हटा दूं या 3 को गेन करूं? मिनिमम नंबर देखो, 3 का गेन इजी है। तो यहाँ पे आप लिखोगे n के ऊपर -3 कि नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन्स का गेन कर लिया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 8। 7 पहले से, 3 बाहर से आ गए, 10। तो ये एक क्या हो जाएगा? नॉन मेटल। ऐसे ही इन दोनों को बताओ मुझे, ये मेटल होंगे या नॉन मेटल होंगे? ये इलेक्ट्रॉन का गेन करके स्टेबल होंगे या लॉस करके स्टेबल होंगे? कितने इलेक्ट्रॉन? अच्छे कितने होने चाहिए? 8। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स का गेन होगा, और जैसे इलेक्ट्रॉन का गेन होगा ये हमारा हो जाएगा नॉन मेटल। 7 है, 8 चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन का गेन करा दो तो ये भी हमारे पास हो जाएगा नॉन मेटल। इसके पास 8 है और 8 ही होने चाहिए, तो इसको बोलते हैं नोबल गैस। क्या बोलते हैं? नोबल गैस। ये सब स्टेट्स ऑफ मैटर है, मेटल, नॉन मेटल, नोबल गैस। नोबल मतलब जो किसी और से रिएक्ट ना करे। क्यों करेगी वो? कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 ही होने चाहिए, तो उसको डिस्टर्बेंस पसंद नहीं है। तो अब आप शॉर्टकट लिख सकते हैं उसके लिए, मेटल और नॉन मेटल के लिए। अब आप पहचान लोगे एटॉमिक नंबर देख के। अब बनाते हैं मेटल नॉन मेटल के टाइप्स और कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मेटल आपका होता है मेटल एंड नॉन मेटल। ऐसे एरो लगा लो। नंबर 1, मेटल्स आपका वो स्पीशीज होगा स्टूडेंट जिसके पास सबसे लास्ट वाली शेल पे या तो 1 इलेक्ट्रॉन हो या 2 हो या 3 हो, क्योंकि जैसे ही 4 आया हमने गेन करना स्टार्ट करा दिया। 4, 5, 6, 7 हमने सब में गेन किया, वो था नॉन मेटल। तो मेटल कब होगा? जब लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 को लूज करो, 2 है तो 2 को लूज करो, 3 है तो 3 को लूज करो, ताकि स्टेबिलिटी आए। तो these are the species which have, जिनके पास 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो लास्ट शेल। क्लियर? और इनके पास which have कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे बताओ? मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट शेल, क्योंकि 4 से ज्यादा होंगे तो गेन इजी हो जाएगा। नंबर 2, पहले जब ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं आई थी, पीरियोडिक टेबल नहीं बनी थी, तो देख के बताते थे। अगर ठोस अवस्था है, सॉलिड है, तो जनरली ज्यादातर केसेस में बहुत सॉलिड होता था। लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी है कि कई बार हमें लिक्विड मिला या गैस मिला, वो भी बाद में मेटल पाए गए। तो राइट डाउन। पहला आपने देखा इलेक्ट्रॉन के नंबर के बेस पे कि 1, 2 या 3 है तो आप उसको मेटल बोलोगे, और अगर 4 या उससे ज्यादा है तो आप उसको नॉन मेटल बोलोगे। नंबर 2 है कि ये कैसे दिखते हैं? फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट मतलब कैसे दिखाई देंगे? जैसे दिस इज सॉलिड, दिस बॉल इज सॉलिड। लिक्विड आपका होता है पानी, तो ये कैसे दिखते हैं? तो जनरली दे आर सॉलिड। जनरली दे आर सॉलिड। कुछ एक्सेप्शन भी हैं। केमिस्ट्री में जितना जनरल है उससे ज्यादा एक्सेप्शन होते हैं, और एक्सेप्शन एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक्सेप्शन है मरकरी। मरकरी एक मेटल है। मरकरी पाया जाता है +1 या +2 फॉर्म में, और जहां प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस, इलेक्ट्रॉन का लॉस मतलब मेटल। लेकिन मरकरी सॉलिड नहीं होता। मरकरी आपका होता है लिक्विड, द्रव अवस्था में होता है। तो ये एक्सेप्शन है, मरकरी आपका लिक्विड होता है। एक और है, इसको कंप्लीट लिख दूं, मरकरी, पारा, गैलियम, ये भी आपका लिक्विड होता है और कई बार हाई टेम्परेचर पे गैस फॉर्म में भी हमें मिलता है। नॉन मेटल स्टूडेंट आपके होते हैं गैस फॉर्म में। जनरली
आर इन गैस। बट यहाँ भी एक्सेप्शन है, कुछ सॉलिड और लिक्विड भी पाए जाते हैं, जनरली गैस में होंगे, जनरली लिक्विड में भी ज्यादातर पाए जाते हैं। तो आपका एक्सेप्शन है, जैसे सॉलिड स्टेट में आपका पाया जाता है कार्बन। डायमंड जानते हो, सबसे ज्यादा कीमती डायमंड कार्बन की फॉर्म है। तो सॉलिड स्टेट में कार्बन पाया जाता है और फास्फोरस पाया जाता है। तो जस्ट मैंने आपको बताया ना, कार्बन नॉन मेटल है, कार्बन नॉन मेटल है। कार्बन का एटॉमिक नंबर था 6, 2 और 4 इलेक्ट्रॉन का उसने गेन किया था, जस्ट चेक करो कॉपी में। तो वो नॉन मेटल था, तो उसको जनरली कैसा होना चाहिए, गैस, क्योंकि सॉलिड तो मेटल्स होते हैं, लेकिन वो सॉलिड पाया जाता है। ये एक एक्सेप्शन है हमारे पास अलग से, इसको ध्यान रखना है। एक्सेप्शन मैं हर केस में बताऊंगी, एक्सेप्शन बहुत पूछे जाते हैं। फास्फोरस है, फास्फोरस भी आपका होता है -3 फॉर्म में। जैसे फास्फोरस है, एटॉमिक नंबर होता है 15, देखो कैसे निकालो। पहली शेल में कितने आएंगे, 2, दूसरी में कितने आएंगे, 8, ठीक है। तीसरी में कितने आएंगे, टोटल 15 है ना, 2 और 8 10 और 5 15। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स का गेन कराया जाए ताकि ये स्टेबल हो जाए, ना कितने हो जाए, 8। तो 3 में पाया जाएगा, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन का गेन होगा -3, मतलब गेन ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा नॉन मेटल। तो इसको मिलना चाहिए था गैस, लेकिन ये हमें मिला सॉलिड। जैसे है नॉन मेटल, लेकिन इसकी स्टेट अलग है। तीसरा, जब पहले पूरी टेबल नहीं आई थी तो चमक देख के बता देते थे कि जो शाइनिंग है, जिसमें लस्टर है, जिसमें चमक है, उसको बोलते थे मेटल। पहला पॉइंट हमने लिखा इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पे, रासायनिक क्रिया पे। दूसरा हमने लिखा कि वो कैसे पाए जाते हैं। थर्ड हम लिख रहे हैं इनकी हिस्ट्री से। तो सारे पॉइंट हम इनके कवर कर देंगे ऐसे पॉइंट्स के अंदर ही। थर्ड लिखो, मेटल्स हैव लस्टर, मतलब शाइन, चमक। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं, चमक समझते हो कि आपको बिल्कुल ऐसे लगे कि जैसे जस्ट यहाँ पे पॉलिश हुआ है, तो उसको बोलते हैं हम मेटल्स। लेकिन कुछ मेटल्स हमारे पास हैं जिनमें चमक नहीं होती। एक्सेप्शन, लेड, पीबी इसका सिंबल है, लेड। ये होता है डल, कोई चमक नहीं होती इसमें, लेकिन ये है मेटल। नॉन मेटल जनरली डल होते हैं, इसमें तो बहुत बड़ा एक्सेप्शन है। नॉन मेटल्स जनरली डल, मतलब उनमें कोई चमक नहीं होती। आर जनरली डल, मतलब चमक नहीं है उनमें। लेकिन एक्सेप्शन यहाँ पे बहुत अच्छा एक्सेप्शन है, डायमंड। कार्बन की फॉर्म होती है डायमंड, और डायमंड की चमक के बारे में सब जानते हो, ठीक है। तो ये बहुत एक अच्छा एक्सेप्शन है और बहुत बार यूज होता है। सिर्फ डायमंड। आयोडीन है, आयोडीन का सॉल्यूशन भी आपको एक्सेप्शन है। इसमें भी बहुत अच्छी शाइनिंग होती है, ऐसा लगता है कि बिल्कुल कोई नया नया ऐसे चमकने वाला इसमें कुछ डाल दिया गया है। लैम्प में दिखती हो तो हमें शाइनिंग दिखाई देता है, और डायमंड तो शाइनिंग होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉस्टली। तो कार्बन की फॉर्म है डायमंड, डायमंड और ग्रेफाइट फॉर्म होती है। तो डायमंड में बहुत ज्यादा चमक होती है, और आयोडीन में भी, आयोडीन आपका लिक्विड होता है, उसमें भी चमक होती है। चौथा पॉइंट, हार्ड, हार्डनेस, कठोरता। बहुत हार्ड होते हैं मेटल, दे आर वेरी हार्ड, वेरी हार्ड, बहुत कठोर होते हैं। एक्सेप्शन इनमें होता है, अब जो लिक्विड में मिला था मरकरी, वो लिक्विड में है, तो लिक्विड हार्ड थोड़ी ना होता है। हार्ड मतलब जिसको तोड़ना मुश्किल हो, बट दे आर जनरली, एक्सेप्शन है मरकरी, वो तो लिक्विड में होता है, द्रव में होता है, तो वो हार्ड नहीं होगा। और भी मेटल्स है मेरे पास, जैसे सोडियम या पोटेशियम, ये सॉफ्ट होते हैं। इनको एक नाइफ लेके, एक चाकू लेके ना काट भी सकते हो, इतने ज्यादा, मतलब आप उनको बोल सकते हैं सॉफ्ट मेटल्स।
तो मेटल आपने देखा कि दे आर जनरली हार्ड, जनरली सब हार्ड होंगे, इनको एक्सेप्शन को छोड़ दो, इसके बाहर कोई एक्सेप्शन नहीं मिलेगा। जो लिक्विड होते हैं वो मैंने पहले ही बता दिया, और जो लिक्विड है मरकरी या गैलियम हो गया, दोनों आपके क्या है लिक्विड स्टेट में, या गैलियम तो कई बार गैस में भी पाया जाता है, लेकिन है दोनों मेटल। लेकिन फिर वो कहां से हार्ड हो गए, लिक्विड या गैस थोड़ी ना हार्ड होती है, हार्ड तो सॉलिड होता है, ठीक है। तो ये ऐसे एक्सेप्शन है मरकरी और गैलियम जो हार्ड नहीं होते। और ये है सोडियम और पोटेशियम। सोडियम लैब में अवेलेबल होता है, बिल्कुल ऐसे पत्थर सा दिखाई देता है ग्रे कलर का, और उसको स्टूडेंट बहुत आराम से, लाइक नाइफ भी नहीं कि चम्मच भी होगी ना उससे भी कट कर दोगे आप उसको, तो उसको हार्ड नहीं बोलते कि जो जैसे ऐसे छीला और अलग मिल गया। तो इनको बोलते हैं कि पास तो है वो, लिक्विड तो नहीं है, लेकिन इतनी आसानी से काट पा रहे हो, तो इनको बोलेंगे सॉफ्ट मेटल्स। वी आर सॉफ्ट मेटल्स। इनको आराम से किसी भी नाइफ से आप कट कर सकते हो। नॉन मेटल जनरली आपके सॉफ्ट होते हैं, दे आर जनरली सॉफ्ट। अभी बताया ना एक्सेप्शन, डायमंड। तो पहली बात तो नॉन मेटल को कैसा मिलना चाहिए था, लिक्विड या गैस। डायमंड कैसा मिल गया, सॉलिड। दूसरी बात आपने देखी कि ये इनमें चमक नहीं होनी चाहिए, लेकिन डायमंड में चमक भी है, तो डायमंड हर बार एक्सेप्शन में चल रहा है। तीसरी बात देखो जनरली सॉफ्ट है, लेकिन डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंस है, 3500 डिग्री सेल्सियस पे बनता है, 3500 डिग्री सेल्सियस, 3500 डिग्री सेल्सियस फिर जाके डायमंड बनता है, जिसको बनाना इतना मुश्किल है, इसलिए सबसे ज्यादा कॉस्टली होता है, ठीक है। तो जनरली सॉफ्ट होते हैं, बट आप डायमंड के बारे में जानते हो, हीरा वो कैसा होता है, हार्डेस्ट बोल सकते हो, तो हार्डेस्ट में आता है, सबसे ज्यादा हार्ड होता है, is one of the hardest known substance. Note down. तो आपने देखा हर पॉइंट में से कोई भी पॉइंट निकल के आ रहा है, तो कुछ भी पूछा जा सकता है। देंगे पांचवा पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट। तो आपने हार्डनेस के बारे में पढ़ा। पांचवा पॉइंट इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग और बॉइलिंग क्या होता है मैंने आपको बताया, लैब में आप परफॉर्म करते हो, 9th 10th में सबने किया होगा एक्सपेरिमेंट, नहीं तो आप समझ लो। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं, थर्मामीटर लेते हैं, और उसको उसके साथ बांध दिया जाता है, प्लग कर दिया जाता है, और जैसे जैसे एसिड हीट होगा, बर्नर उसको हीट सप्लाई कर रहा होता है ऐसे नीचे से, और जो एसिड की एक भारी सी बिल्कुल बल्कि ट्यूब होती है, क्योंकि एसिड पहले ही बहुत ज्यादा हीट सप्लाई करता है और आप पहले फिर से हीट दे रहे हो, तो जो आपने सब्सटेंस वहां पे फिल किया है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। किस टेम्परेचर पे वो मेल्ट होना स्टार्ट हुआ और कहाँ तक वो मेल्ट किया, हमारी एक रेंज आ जाती है, ठीक है। कहाँ से मेल्ट होना स्टार्ट हुआ और कहाँ तक मेल्ट हुआ, तो हमारे पास एक रेंज आ जाती है। तो स्टूडेंट जो सबसे ज्यादा हार्ड आप बता रहे हो, मेटल्स कैसे जनरली हार्ड है, जैसे मैंने बताया जनरली हार्ड है, 2-3 एक्सेप्शन है, जैसे मरकरी हो गया, गैलियम हो गया, या सोडियम पोटेशियम हो गया, अदरवाइज दे आर हार्ड। तो अगर वो हार्ड है तो उनकी स्टेट को चेंज करना हमारे लिए इजी है या टफ है, मुश्किल होगा कि वो जब हार्ड है, उनके पार्टिकल बहुत ज्यादा पास है, तो उनको लिक्विड में ले जाना हमारे लिए मुश्किल होगा, तो हमें टेम्परेचर ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, टेम्परेचर हाई करना पड़ेगा, लेकिन और हाई करना पड़ेगा इन केस ऑफ मेटल्स के लिए। तो जनरली इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसे होते हैं, हाई होते हैं, वो पॉइंट जिसपे ये मेल्ट करना स्टार्ट कर दे, क्योंकि हार्ड है, इतनी जल्दी नहीं करेंगे, तो इनके मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट जनरली हाई होते हैं। एक्सेप्शन आप बताओ मुझे, कौन सा एक्सेप्शन होगा, जो लिक्विड पाया जाता है, जो पहले से ही लिक्विड है वो तो आराम से गैस बन जाएगा, तो आपका मरकरी के लिए जो उसका अब होगा बॉइलिंग पॉइंट वो होगा लेस। सॉलिड आपका मेल्ट होगा, गलेगा, और मरकरी आपका बॉइलिंग पॉइंट वाष्पीकरण में जाएगा, लिक्विड से गैस बनेगा।
तो मरकरी के लिए आपका बॉइलिंग पॉइंट होगा, सॉलिड के लिए आपका मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो जनरली ये इनके लिए हाई होते हैं। नॉन मेटल्स के लिए लिखो। नॉन मेटल्स के लिए आपको बताया मैंने कि दे आर जनरली कैसे होते हैं, या तो लिक्विड होंगे या गैस होंगे। जो पहले से लिक्विड या गैस है, जिनके पार्टिकल पहले दूर है, उनको और दूर करना आसान है। तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, मेल्टिंग तो नहीं होगा ना, क्योंकि मेल्ट तो सॉलिड होता है, ये तो लिक्विड या गैस होते हैं जनरली। कार्बन एक्सेप्शन है इसका। तो लिक्विड या गैस के लिए बॉइलिंग पॉइंट का लो होगा। ऐसे बहुत ही कम टेम्परेचर आएगा, मान लो कि 30 डिग्री सेल्सियस, और इसने बॉइल होना स्टार्ट कर दिया, लेकिन यहाँ पे आपको पहुंचना पड़ेगा 200-250 डिग्री सेल्सियस, फिर सॉलिड हमारा मेल्ट होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट इनका लो होता है। एक्सेप्शन आप जानते हो, एक्सेप्शन हमारा होगा यहाँ पे, जैसे कार्बन हो गया, कार्बन की तो फॉर्म है डायमंड, कार्बन हो गया या बोरोन हो गया, तो इनके मेल्टिंग पॉइंट हमारे पास हाई होते हैं। वाई मेल्टिंग पॉइंट? क्योंकि ये सॉलिड है, सॉलिड के लिए मेल्टिंग होता है। नेक्स्ट छठा पॉइंट है फिर से इनकी फिजिकल स्टेट से डेंसिटी। डेंसिटी को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको बोलते हैं रो, RHO, रो। तो आपको पता है ये हार्ड है, इनकी डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि स्पेस आपको पता है हार्ड है। ठीक है, हार्ड का मतलब समझ रहे हो ना कि उनके पार्टिकल कैसे हैं, पास है, और जो हार्ड कम है उनके पार्टिकल कैसे हैं, फार अवे है। तो इनकी डेंसिटी भी स्टूडेंट ज्यादा होगी, हाई होगी। और छठा, इनकी डेंसिटी लेस होगी। सातवां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, डक्टिलिटी। इनका यूज क्या है लाइफ में, दैट इज डक्टिलिटी। जैसे आप ऑर्नामेंट्स बनवाते हो, गहने बनवाते हो, तो आप किसके लिए बनवाते हो, गोल्ड के लिए, मतलब किससे बनवाते हो, गोल्ड से बनवाते हो ना। तो उस केस में गोल्ड के पास वो टेंडेंसी है जिससे चेन बनाई जा सकती है। तो डक्टिलिटी का मतलब होता है विच कैन बी कन्वर्टेड, 7 पॉइंट है, which can be converted into wires। एग्जाम्पल गोल्ड, जिससे हम ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, सिंबल होता है दिस वन। तो गोल्ड के अंदर वो टेंडेंसी है स्टूडेंट कि 2 किलोमीटर लंबी वायर भी आप बना सकते हो, 2 किलोमीटर लंबी। सबकी में वो टेंडेंसी नहीं होती जिनसे आप वायर्स बना सको। तो गोल्ड हैव द टेंडेंसी, आप इससे एक 2 किलोमीटर लंबी वायर भी बहुत आराम से बना सकते हो। तो आप बोल सकते हो सबसे ज्यादा डक्टाइल है ये, मोस्ट डक्टाइल। पूछा जा सकता है पेपर में, ऐसे ध्यान रहेगा आपको, क्योंकि ऑर्नामेंट्स इसलिए गोल्ड के बनते हैं। चमकने वाले तो और भी बहुत है, लेकिन उनमें वो प्रॉपर्टी नहीं है कि उनसे कुछ भी बनवा के हम उसको पहन सके। तो गोल्ड का वो प्रॉपर्टी है, गोल्ड डक्टाइल है। नॉन मेटल्स में ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, दे आर नॉट डक्टाइल, उनसे कोई चेन या वायर आप नहीं बना सकते। एक्सेप्शन आपके पास है कार्बन। कार्बन को स्टूडेंट मिक्स कर दिया जाता है, कार्बन फाइबर को मिक्स कर दिया जाता है। जैसे आप गोल्ड स्मिथ के पास जाते हो तो आपको बोला जाता है कि जो आपको गोल्ड है वो किस टाइप का होगा, तो बोलते हैं 22 कैरेट होगा, 18 कैरेट होगा, 24 कैरेट होगा। अगर वो प्योर है तो फिर चेंज कैसे हो रहा है, कैरेट वो यूनिट है जिसमें गोल्ड को मापा जाता है। तो वो अलग अलग हो जाता है क्योंकि उसके अंदर मिक्सिंग की जाती है, कार्बन की, जिंक की, ठीक है, मिक्स करके बनाया जाता है। अगर प्योर गोल्ड होगा तो प्योर गोल्ड से तो आप बना ही नहीं सकते। प्योर गोल्ड तो आपका ऑलरेडी हार्ड है, तो आप उसको किसी के साथ मिक्स करोगे, ठीक है। तो अगर कोई बोले 24 कैरेट सोना है तो आपको उसकी बात नहीं माननी है। इट मे बी 22 कैरेट, 20 कैरेट एंड 18 कैरेट। 24 कैरेट नहीं होगा, प्योर गोल्ड से नहीं बनता। गोल्ड के अंदर थोड़ा बहुत माइनर 0.1% मिक्सिंग होगी, लेकिन अगर इस मिक्सिंग को बढ़ा दिया जाए तो वो बात गलत है, ठीक है, वो प्योर गोल्ड नहीं रहता। तो एक्सेप्शन उसमें कार्बन, कार्बन के फाइबर्स होते हैं, उनसे आप बना सकते हो वायर्स। 8वां पॉइंट, ये होते हैं आपके मेलिएबल। और भी एग्जांपल लिख सकते हो, जैसे टंगस्टन से वायर बना सकते हो, कॉपर से वायर बना सकते हो, सिलिकॉन से भी वायर बना सकते हो।
टंगस्टन, कॉपर, सिल्वर, इन सब से आप वायर बना सकते हो। 8th इनका प्रॉपर्टी होता है मेलिएबिलिटी, मतलब इनको ऐसे पीट के शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। मेलिएबल मतलब इन दे कैन बी ड्रॉन इनटू शीट्स, जैसे एल्यूमिनियम की शीट है, दे कैन बी ड्रॉन इनटू शीट। एल्यूमिनियम शीट रैपिंग के लिए यूज करते हैं ना, एल्यूमिनियम फॉइल वगैरह होती है, तो वो मेटल से ही बनती है। एल्यूमिनियम एक मेटल है, तो आपने उसको ऐसे रैपिंग में कैसे कन्वर्ट किया, तो इनकी प्रॉपर्टी है मेटल्स का, दे आर मेलिएबल, मतलब उनको ऐसे पीट के थिन बहुत ही पतली शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। एग्जाम्पल इसका है एल्यूमिनियम शीट्स। इनका कोई ऐसा यूज नहीं है, दे आर नॉन मेलिएबल। आपने देखा डेली लाइफ में हमें यूज किसका है, मेटल्स का, नॉन मेटल्स का कोई ज्यादा यूज हमें नहीं है, फिजिकली नहीं है, केमिकली होगा, दे आर नॉन मेलिएबल। नौवां पॉइंट, ब्रिटलनेस। ब्रिटल मतलब होता है टूट जाना। नाइन्थ पॉइंट इज ब्रिटलनेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ब्रिटलनेस। तो स्टूडेंट इनका क्या होता है ना कि जो आपके पास मेटल्स होते हैं, ब्रिटलनेस होता है कि फोर्स अप्लाई किया और वो ऐसे टूट गए। सपोज अगर ये प्योर मेटल है और मैं ऐसे फोर्स अप्लाई करूँ टूट जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे आप शॉप पे जाते हो, आयरन का आपको कुछ लोहे का सामान लेना है, तो वो भी आपको कई तरह के दिखाए जाते हैं कि इसका ये रेट है, इसका ये आए, तो ये बातें अलग कैसे हो गई। तो मतलब आयरन है तो सबका सेम ही रेट होना चाहिए ना मार्केट के अंदर, है तो एक ही, लेकिन वो एक नहीं होता। अब आप समझोगे, क्योंकि अगर लोहा है, प्योर आयरन है, प्योर लोहा है, उसकी ऐसे रोड ली और वो यूं करके टूट गई ना, तो वो प्योर आयरन नहीं था। उसके अंदर पक्का मिक्सिंग हुई है, जिंक की, कार्बन की मिक्सिंग करके उसको बनाया जाता है। ठीक है, तो वही लोहा जल्दी से जल्दी उस पर जंग भी लग जाता है, रस्टिंग भी हो जाती है, आयरन का वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है। तो ये सब प्रॉपर्टीज होती है जब मिक्सिंग हो जाए। लेकिन अगर प्योर आयरन होता या कोई भी प्योर मेटल होता, ऐसे करने से वो टूटेगा नहीं, वो ब्रिटल नहीं होगा। तो नोट डाउन, ब्रिटल क्या होता है, बाय अप्लाइंग फोर्स दे ब्रेक। ये डेफिनेशन है, मेटल्स ऐसा नहीं करते, अगर फोर्स अप्लाई किया तो वो टूट जाए। मेटल्स आर नॉट ब्रिटल, अगर प्योर मेटल है तो वो टूटेगा नहीं। मेटल्स आर नॉट ब्रिटल। अगर आयरन है, प्योर आयरन है, तो वो ब्रेक होगा क्या, वो ब्रेक नहीं होगा, उसकी कोई भी रोड है ऐसे करने से टूटेगी नहीं। अगर वो टूट जाती है तो आयरन के साथ कार्बन है, कार्बन क्या है, नॉन मेटल, मेटल की नॉन मेटल के साथ मिक्सिंग हो गई है। ठीक है, दे आर ब्रिटल, ये टूट जाते हैं। जैसे ग्रेफाइट हो गया, कार्बन की फॉर्म है, पेंसिल का सिक्का होता है, ग्रेफाइट होता है, तो फोर्स लगा हो तो वैसे ही टूट जाता है। नोट डाउन। पॉइंट लास्ट, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी मतलब क्या, करंट पास होना। जैसे सोडियम है, मेटल है, सोडियम के कितने इलेक्ट्रॉन, 11। एक इलेक्ट्रॉन हटाओगे इसमें से तो कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 10 और 1 11। इलेक्ट्रॉन को हट गया, रिमूव हो गया, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, तभी तो हमने इसे क्या बोला, मेटल। जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तभी तो वो रिवॉल्व करेगा, जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तभी तो वो रिवॉल्व करेगा, और जितने इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे उतना ही ज्यादा करंट होगा, कंडक्टिविटी होगी। तो आप इनको बोल सकते हैं दे आर गुड कंडक्टर्स। और ये क्या करते हैं उल्टा, ये जो इलेक्ट्रॉन का गेन करते हैं, आपने देखा ना कि कार्बन ने गेन किया, नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन का गेन किया, फास्फोरस ने इलेक्ट्रॉन का गेन किया, तो इलेक्ट्रॉन तो ये अपने पास रखते हैं एक्स्ट्रा, इनको नीड है। इनके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन तो होता ही नहीं है किसी को देने के लिए, नो फ्री इलेक्ट्रॉन। और जब तक फ्री
इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, कंडक्टिविटी नहीं होगी, दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इनसे करंट पास नहीं होगा, दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, इसको रिलीज कर दिया, ये स्टेबल है 2 और 8, इसकी नीड नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन जाके करंट में कंट्रीब्यूट करेगा। एक्सेप्शन आपका हो जाएगा इधर डायमंड, डायमंड आपका बैड कंडक्टर है, यहाँ पे आप ग्रेफाइट बोलोगे तो वो गुड कंडक्टर हो जाएगा। तो डायमंड ग्रेफाइट कॉन्ट्राडिक्टरी है, आप लिख लो ऐसे कि ग्रेफाइट एक गुड कंडक्टर होता है। एक्सेप्शन इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शन पूछा जाता है। यहाँ पे आपके पास होगा टंगस्टन, W बोलते हैं इसको टंगस्टन, ये बहुत ज्यादा इसमें रेजिस्टेंस ऑफर होता है, रेजिस्टेंस मतलब रुकावट इन द फ्लो ऑफ करंट, तो यहाँ पे इतना ज्यादा करंट नहीं पास हो पाता, वहां पे ग्रेफाइट करंट में कंट्रीब्यूट कर देता है, दोनों अपोजिट है। अदरवाइज मेटल जनरली कंडक्टर होते हैं और नॉन मेटल्स आपके जनरली बैड कंडक्टर्स होते हैं। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इसके बाद कोई डिफरेंस नहीं है, हर पॉइंट के साथ मैंने आपको एक्सेप्शन लिखवा दिया है। तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे फर्दर अपना स्टेट्स ऑफ मेटल, इसी को कंटिन्यू करेंगे। तो आज हमने कैसे टाइप होते हैं, प्योर और मिक्सचर, और मिक्सचर में भी हमने देखा कि हमारे पास होमोजीनियस, हिट्रोजीनियस होगा, और प्योर में हमने देखा कि हमारे पास एलिमेंट होगा, कंपाउंड होगा। एलिमेंट के जो टाइप थे वो आज मैंने आपको अच्छे से डिस्कस करा दिए हैं। नेक्स्ट में कंपाउंड से स्टार्ट करेंगे और गैसियस स्टेट की बात करेंगे। ठीक है, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।